नमस्कार। कैसे हैं सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो आज हम इस चैप्टर की लास्ट क्लास लेने वाले हैं, जिसमें आज हम धातुओं की प्राप्ति, धातुओं का निष्कर्षण, उनका समृद्धिकरण और उनको शुद्ध रूप में कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, वो आज हम देखेंगे। आज की जो क्लास होगी इसमें ज़्यादातर आपको डेफिनेशंस देखने को मिलेगी। कई रिएक्शंस भी हैं, लेकिन डेफिनेशंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें याद रखनी है। तो धातुओं की प्राप्ति, इसमें सबसे पहली चीज, धातु हमें कहाँ से प्राप्त होंगे? भूपर पट्टी से, यानी कि हमारे जमीन के अंदर से। किस रूप में प्राप्त होते हैं? खनिज के रूप में। एक खनिज और एक अयस्क, दोनों में क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो देखते हैं खनिज क्या होता है। खनिज क्या होगा? कहाँ पाया जाएगा? पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहेंगे? खनिज कहते हैं। क्या बात समझ में आई? कि पहली चीज तो कहाँ पाया जाएगा? पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाया जाएगा। हमने नहीं उसके अंदर डाला है उसको, प्राकृतिक रूप से क्या है? पाया जाता है। और क्या पाए जाएंगे? जो तत्व और यौगिक हैं, जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? पृथ्वी की भूपर पट्टी से। उसी को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। फिर बात आती है अयस्क की। अगर ये खनिज है तो अयस्क क्या चीज है? अयस्क क्या होते हैं? अयस्क वे खनिज जिसके अंदर क्या है? कोई विशेष धातु काफी ज्यादा मात्रा में होती है, अधिक मात्रा में होती है, जिसको निकालना हमारे लिए क्या होता है? लाभकारी होता है। उसी को क्या कहते हैं? हम अयस्क कहते हैं। लिख लेते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु अधिक मात्रा में पाई जाएगी। कोई विशेष धातु अधिक मात्रा में हो और उसे निकालना क्या हो? हमारे लिए लाभकारी हो, तब क्या कहते हैं? उसको अयस्क कहते हैं। कारी हो, उस खनिज को अयस्क कहते हैं। अयस्क भी क्या होता है? खनिज ही होता है, लेकिन वह खनिज जिसमें कोई एक पर्टिकुलर कोई एक धातु होगा जो अधिक मात्रा में पाई जाएगी, उसको क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। अयस्क कहते हैं। ये तो हमें धातुओं की प्राप्ति, हमें कहां से प्राप्त होता है? पृथ्वी की भूपर पट्टी से। धातुओं का निष्कर्षण, निष्कर्षण यानी कि उनको निकालना। धातुओं का निष्कर्षण, हम क्या सक्रियता के आधार पर धातुओं को 3 भागों में हमने बांटा हुआ है। एक तो निम्न सक्रिय, जो सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं, फिर मध्यम अभिक्रियाशील, और तीसरा क्या होता है? उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। तो सक्रियता के आधार पर हमने एक तो क्या बांटा? सबसे कम अभिक्रियाशील, जो रिएक्ट ही नहीं करते, बहुत कम रिएक्ट करते हैं, वो कम अभिक्रियाशील। दूसरे नंबर पर मध्यम वाले, जो हल्के बहुत होते हैं, जो रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। और तीसरे वाले क्या होते हैं? उच्च अभिक्रियाशील। उच्च अभिक्रियाशील। सबसे कम अभिक्रियाशील, मध्यम अभिक्रियाशील और उच्च अभिक्रियाशील।
जो सबसे कम अभिक्रियाशील होंगे वो भूपर पट्टी में स्वतंत्र रूप से पाए जाएंगे, अकेले पाए जाएंगे, है ना, और किसी तत्व के साथ में वो नहीं पाए जाएंगे। भूपर पट्टी में कैसे पाए जाते हैं? स्वतंत्र पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देख लो, जैसे AU क्या होता है? गोल्ड। AG क्या होता है? सिल्वर। और क्या हो सकता है? प्लेटिनम, PT। और कॉपर, Cu। ज़्यादातर क्या पाए जाएंगे? स्वतंत्र पाए जाएंगे, क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील है। कम अभिक्रियाशील, जितना कम अभिक्रियाशील होगा उतना वो दूसरों के साथ में यौगिक कम बनाएगा, है ना, कम धातुओं के साथ में वो पाया जाएगा, मतलब वो अकेला ही रहना पसंद करता है। जैसे हमने शादियों में देखा हो, शादियों में जो पुराने बूढ़े ठाड़े डोकरे जो होते हैं, वो कुछ ऐसे डोकरे होते हैं जो बिल्कुल अकेले साइड में बैठे रहते हैं, अकेले अकेले बीड़ी पियेंगे और उनके हाल में मस्त रहते हैं, वो किसी और से बात करना पसंद नहीं करते, वो अकेले ही रहते हैं। उस टाइप के होते हैं ये सबसे कम अभिक्रियाशील। मध्यम अभिक्रियाशील वो बुड्ढे ठाड़े जिनके थोड़े बहुत दोस्त होते हैं, एक दो दोस्त हैं, उनसे बातें करते रहते हैं। और उच्च अभिक्रियाशील ऐसे डोकरे जो जा जाके कभी इसके पास जा रहे हैं, कभी भैया जी, कभी भाभी जी, कभी किसके पास, कभी किसके पास, मतलब वो एक जगह टिक के बैठ ही नहीं सकते, वो किसी न किसी के साथ बात करने में बिजी ही रहेंगे। यानी कि वो क्या होते हैं? उच्च अभिक्रियाशील होते हैं, मध्यम अभिक्रियाशील और सबसे कम अभिक्रियाशील। तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और कॉपर ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा दोस्त बनाना पसंद नहीं करते, वो अपने आप में क्या करते हैं? खुश रहते हैं। तो हमें भूपर पट्टी में कैसे पाए जाएंगे? ये स्वतंत्र रूप से पाए जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि कॉपर और सिल्वर के सल्फाइड अयस्क के रूप में भी पाए जाते हैं। लिख लेते हैं बात को। कॉपर व सिल्वर सल्फाइड के अयस्क के रूप में, अयस्क के रूप में। अधिकतम तो ये आपको स्वतंत्र ही मिलेगी, लेकिन फिर भी अगर सिल्वर और कॉपर मिल रहा है तो सल्फाइड के अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। मध्यम अभिक्रियाशील ये आपको पाए जाएंगे ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। मतलब मैंने बोला ना, दो तीन दोस्त ही होंगे, वैसे एक तो ऑक्सीजन दोस्त, एक सल्फर और कार्बोनेट दोस्त है। ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। मध्यम अभिक्रियाशील और उच्च अभिक्रियाशील ये कभी स्वतंत्र रह ही नहीं सकते, ये किसी न किसी के साथ में क्या होंगे? बिजी ही रहेंगे, कभी स्वतंत्र नहीं रह सकते। इतना तेज अभिक्रिया करने वाले होते हैं ये कि ये कभी भी अकेले तो कभी आपको स्वतंत्र मिलेंगे ही नहीं। तो तीन देखे हमने सक्रियता के आधार पर। सबसे कम अभिक्रियाशील, दूसरे नंबर पर देखा मध्यम अभिक्रियाशील, और तीसरे नंबर पर हमने क्या देखा? उच्च अभिक्रियाशील। ये धातुएं होती है, हमें सक्रियता इसलिए देखनी पड़ती है कि हमें किस रूप में हमें ये प्राप्त होते हैं। आपको सिल्वर, गोल्ड वगैरह ये तो क्या है? फ्रीली पाए जाएंगे स्वतंत्र रूप से, इसलिए हमें ज़्यादा कुछ करने की दिक्कत इसमें आती नहीं इनको प्योर करने में। मध्यम और उच्च वाले के लिए क्या है? हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठाना पड़ता है जिससे कि क्या कर सके? हम इनको प्योर कर सकें, शुद्ध कर सकें। अब बात आती है अयस्कों का समृद्धिकरण। अयस्कों का समृद्धिकरण। पृथ्वी में क्या होता है कि खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि क्या होती है? बहुत सारी अशुद्धियां पाई जाती है और उनको क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। तो ये आपको डेफिनेशन, ये परिभाषा भी आपको याद रखनी है। गैंग क्या होता है कि पृथ्वी में
खनिज अयस्कों में, खनिज अयस्क जो होते हैं ना, कभी मिट्टी, जाहिर सी बात है पृथ्वी से अगर कुछ आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, उसको खोद के निकाल रहे हो, तो उसमें मिट्टी कुछ मात्रा में तो आएगी। मिट्टी या फिर रेत मिली होती है, तो उस मिट्टी या रेत या अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। आदि जैसी कई अशुद्धियों को गैंग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? GANGUE, गैंग कहा जाता है। कहेंगे तो इंग्लिश में हिंदी में सेम ही है, लेकिन इंग्लिश की जो इसकी स्पेलिंग है वो है GANGUE। GANG नहीं है, वो मारने धारने वाली गैंग नहीं है, ये है GANGUE, गैंग। पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीक अपनाई जाएगी हर अयस्क के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है कि गैंग और अयस्क सबकी भौतिक और रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। हम हर अयस्क और गैंग के लिए सेम तरीका अपना नहीं सकते, तो उनके लिए क्या होती है? विभिन्न तकनीक लगानी पड़ेगी। तो पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग हम करते हैं। किस आधार पर? गैंग व अयस्क के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। याद रहेगी ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पृथक्करण की जो तकनीक होगी वो किस पे डिपेंड होगी? वह गैंग और अयस्क के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर डिपेंडेंट होगी, है ना। फिर आती है कम सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण। ऐसी धातुएं जो क्या होती है? कम सक्रिय होती है, उनको कैसे निष्कर्षण किया जाता है उनका देखते हैं। अब कम सक्रिय है तो क्या होगा? ज़्यादातर ऑक्साइड के रूप में पाए जाएंगे। इन धातुओं के अगर ऑक्साइड के रूप में नहीं भी पाए जाते हैं तो उनको पहले ऑक्साइड में परिवर्तित करना पड़ता है। तो इन धातुओं को के ऑक्साइड केवल गर्म करने पर ही, खाली गर्म करोगे ना तो ही हमें क्या होती है? सीधी धातु प्राप्त हो जाती है। इतनी माथाफोड़ी करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। किनके अंदर? कम अभिक्रियाशील में, कम सक्रिय धातु होती है जो कम बॉन्ड बनाएगी दूसरे धातुओं के साथ या धातुओं के साथ, है ना। इन धातुओं के ऑक्साइड केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त हो जाती है। देखें एग्जांपल, जैसे 2HGS, सिनाबार जिसे हम कहते हैं, क्या है ये? मरकरी, और साथ में क्या है? सल्फर। इसको हम पहले गर्म करते हैं, किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में। ऑक्सीजन क्या होता है? तापन करेंगे, गर्म करेंगे, क्या बना देगा ये? मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना देगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और SO2 क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। SO2 गैस है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, और सिनाबार क्या है? सॉलिड है। अब इस HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो हमें बना है 2HgO, इसको हम क्या करते हैं? फिर से गर्म करते हैं, तापन करते हैं। ये अभी तक सॉलिड ही चल रहा है, लेकिन जैसे इसको गर्म करेंगे तो Hg प्राप्त हो जाती है, मर्क्यूरी हमें शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाती है, और प्लस O2 ऑक्सीजन क्या हो जाती है? निकल जाती है। और ये मरकरी जो होगी वह किस अवस्था में होगी? गलित अवस्था में, लिक्विड अवस्था में प्राप्त होगी। फिर बात करते हैं, ऐसी ही एक अभिक्रिया होती है कॉपर की। कॉपर का भी क्या है? सल्फाइड मिलेगा, 2Cu2S प्लस 3O2
गर्म करेंगे, तापन, क्या प्राप्त होगा 2Cu2O प्लस 2SO2। हमें क्या प्राप्त हो गया है, कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हो गया है। और इस कॉपर ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे 2Cu2O प्लस Cu2S के साथ में। Cu2S यही था, उसी के साथ में मतलब उसको और ज़्यादा गर्म कर रहे हैं हम। और ज़्यादा गर्म करने से क्या होगा कि कॉपर अपने आप ही अलग हो जाएगा और SO2 क्या हो जाएगी, फिर से अलग हो जाएगी। मतलब इसको खाली गर्म करने से ही आपको कॉपर प्राप्त हो जाती है। तो कम सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण आसानी से हो जाता है। इनमें क्या होता है कि केवल गर्म करेंगे हम तभी हमें क्या हो जाती है, धातुएं प्राप्त हो जाती है। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं। मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण हम पढ़ रहे हैं। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं क्या होती है कि ज़्यादातर प्रायः सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। और इनकी तुलना में, सल्फाइड और कार्बोनेट की तुलना में ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना क्या होता है, आसान होता है। ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना आसान होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले सल्फाइड या कार्बोनेट से इसको किस में परिवर्तित करेंगे, ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो क्या होता है भर्जन और एक होता है निस्तापन। भर्जन क्या होता है, अगर सल्फाइड अयस्क है, कौन सा अयस्क है, सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क हो तो हम वायु की उपस्थिति में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि निस्तापन में सीमित वायु होती है, बहुत लिमिटेड एयर हम प्रोवाइड कराते हैं, और यहाँ पर वायु क्या होती है, अच्छी खासी अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं, परिवर्तित हो जाता है। दूसरी बात निस्तापन, कुछ इसी प्रकार होगा, लेकिन ये तो सल्फाइड अयस्क था, उसके लिए था भर्जन, अधिक मात्रा में वायु होती है। लेकिन निस्तापन में याद रखना, एक तो कार्बोनेट अयस्क किसके लिए यूज होता है, कार्बोनेट अयस्क के लिए यूज होगा, और वायु की मात्रा क्या होगी, सीमित होगी, को सीमित वायु में ताप अभी भी अधिक ही रहेगा, अधिक ताप पर गर्म करेंगे, जिससे कि ये किस में बदल जाएगा, ऑक्साइड में बदल जाएगा, और इसी को क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। भर्जन और निस्तापन में बेसिक डिफरेंस जो है वह यही है कि एक में तो क्या होता है, हम वायु की उपस्थिति में, भर्जन में वायु की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं, और निस्तापन में सीमित वायु, बहुत कम मात्रा में वायु लेते हैं, फिर हम उसको गर्म करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस दोनों में यही है। भर्जन जो होगा वो सल्फाइड अयस्क के लिए होगा, और निस्तापन जो होगा वो कार्बोनेट अयस्क के लिए होगा। भर्जन देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि मैं बात करता हूँ 2ZnS, जिंक का अगर मैं सल्फाइड ले लेता हूँ, और सल्फाइड अयस्क है तो यानी कि भर्जन होगा, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन, वायु का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन ही हुआ। इसका क्या करेंगे, तापन करेंगे, क्या बनाएगा, 2ZnO, जिंक ऑक्साइड बनाएगा, और SO2 क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। निस्तापन में क्या होगा, निस्तापन में यदि कार्बोनेट हो, ZnCO3, जिंक कार्बोनेट है, इसका हम सीधा क्या कर देते हैं, तापन, सीमित मात्रा में वायु यानी कि ऑक्सीजन जो होगी वह कम मात्रा में लेंगे, क्या बनाएगा, ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2,
गैस। आ गई बात समझ में? इसमें भी जिंक ऑक्साइड बन रहा है और उसमें भी जिंक ऑक्साइड बन रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये सल्फाइड से बना था और ये कार्बोनेट से। और सल्फाइड का हमने अधिक मात्रा में वायु को लिया है, मतलब अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को लिया है गर्म करने के लिए, जबकि निस्तापन में सीमित वायु मतलब कि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, जिस वजह से क्या प्राप्त होता है, जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो हमें चाहिए क्या था, हमें सल्फाइड और कार्बोनेट को किस में परिवर्तित करना था, ऑक्साइड में, जो हम कर चुके हैं। किन दो प्रक्रिया से, या तो भर्जन से या फिर निस्तापन से। इसके बाद क्या होगा कि हमें जिंक ऑक्साइड है, यानी कि उसके अंदर अभी ऑक्सीजन मिला हुआ है, तो ऑक्सीजन को दूर करना पड़ेगा। तो कार्बन जैसा अपचायक, अपचायक मतलब जो दूसरे से क्या करे, दूसरे पदार्थ में से ऑक्सीजन को कम कर दे, उसी को क्या बोलते हैं, अपचायक। तो कार्बन जैसा अपचायक का उपयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें ऑक्सीजन को हटाना है। ZnO प्लस कार्बन अगर मैं अभिक्रिया कराता हूँ, गर्म करता हूँ, तो क्या प्राप्त होगा, Zn। शुद्ध रूप में मेरे को Zn प्राप्त हो जाएगी। ये सॉलिड अवस्था है, ना लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि जिंक हमें प्राप्त हो चुका है, प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैस है जो रिलीज हो गई है, यानी शुद्ध रूप से हमें जिंक प्राप्त हो चुका है। जरूरी नहीं है कि हम अपचायक का ही प्रयोग करें, हम विस्थापन अभिक्रियाओं से भी जो शुद्ध धातु है उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखते हैं, विस्थापन अभिक्रिया पड़ी थी, क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को क्या कर देती है, विस्थापित, यानी कि उसकी जगह ले लेती है। जैसे ये देखो 3MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस 4Al एल्यूमिनियम से क्या बना रहा है, 3Mn मैग्नीज बना रहा है प्लस Al2O3 प्लस ऊष्मा। तो यहाँ पे मैग्नीज की जगह किसने ले ली, एल्यूमिनियम ने ले ली, और मैग्नीज जो हो गया उसको विस्थापित कर दिया, उसको अलग कर दिया। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए फायदेमंद है इसको अलग करना, क्योंकि हमें चाहिए क्या था, अलग चाहिए था। शुद्ध रूप में हमें मैग्नीज प्राप्त हो चुका है। तो याद रहेगा, मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे करेंगे, ये आमतौर पर किस में पाए जाते हैं, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में। इसको हम सबसे पहले परिवर्तित करेंगे ऑक्साइड से। ऑक्साइड में कैसे परिवर्तित करेंगे, तो भर्जन से या फिर निस्तापन से। और भर्जन और निस्तापन से परिवर्तित करने के बाद ऑक्साइड में, ऑक्साइड से यानी कि उसका ऑक्सीजन हमें निकालना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को निकालना क्या कहलाता है, अपचयन। और जो अपचयन करवाता है उसको बोलते हैं अपचायक। तो कार्बन क्या है, अपचायक है। जिंक ऑक्साइड था, ऑक्सीजन था इसमें, हमने अपचायक का प्रयोग किया कार्बन का, जिसने अपचयन किया, यानी कि ऑक्सीजन को क्या कर दिया, निकाल दिया है। जिंक जो हो जाएगा वो अकेला बच जाएगा, शुद्ध रूप में हमें धातु प्राप्त हो जाएगी। विस्थापन अभिक्रिया से भी कर सकते थे। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम उच्च अभिक्रियाशील धातु। अभी तक तो निम्न और अधिक थी। उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं कौन कौन सी होती है, जैसे सोडियम हुई, मैग्नीशियम हुई, कैल्शियम हुई। ये धातुएं क्या होती है, अधिक अभिक्रियाशील होती है। तो इनको जो निष्कर्षण करेंगे हम किस तरीके से करेंगे कि इनके जो गलित क्लोराइड होंगे, गलित अवस्था में इनके जो क्लोराइड होंगे उनका क्या कर देंगे, विद्युत अपघटन। और विद्युत अपघटन से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी, विद्युत अपघटन से। देखो कैथोड पर क्या होगा कि सोडियम धातु वो इकट्ठी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कैथोड क्या होता है, ऋणावेशित। कैथोड कैसा होता है,
ऋण आवेशित, और सोडियम क्या है, प्लस धातु जो होगी पॉजिटिव, तो उसको क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, यानी कि सोडियम जो होगा वो कैथोड पर जमा हो जाएगा। और एनोड पर हम सोडियम क्लोराइड का देख रहे हैं ना, एनोड पर क्या होगा कि क्लोरीन जो है वो माइनस है, एनोड पॉजिटिव होता है, जिस वजह से क्लोरीन क्या हो जाएगी, वहाँ पर जाकर इकट्ठी हो जाएगी। वहाँ पर इकट्ठी क्या, सॉरी, क्लोरीन गैस है, क्लोरीन क्या होगा, वहाँ से निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो कैथोड पर क्या होगा, सोडियम इकट्ठा होगा और एनोड से क्लोरीन गैस निकलेगी। अब धातुओं का परिष्करण, नेक्स्ट चीज़ पर हम पढ़ेंगे धातुओं का परिष्करण। अब होता क्या है कि धातुएं ऐसे तो निकल गई, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ क्या होती है, अशुद्धियाँ अभी भी बाकी रहती है। तो उन अशुद्धियों को पूरी तरीके से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, धातुओं का परिष्करण करते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन जो है वो है विद्युत अपघटनी परिष्करण। जैसे कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर और गोल्ड आदि का शुद्ध धातु, आदि का क्या नाम है, शुद्ध धातु निकालनी है, परिष्करण करना है। तो क्या करेंगे कि इस प्रक्रिया में हम अशुद्ध धातु को एनोड बनाते हैं, अशुद्ध धातु को एनोड बनाएंगे और शुद्ध धातु की पतली परत को क्या बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे। शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाएंगे। होगा क्या कि धातु का जो लवण विलयन होगा, हम इसमें धातु के लवण विलयन को लेंगे, वो होता है विद्युत अपघट्य के रूप में। जैसे ही उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो जो अशुद्ध धातु होगी वो क्या हो जाएगी, विद्युत अपघट्य में घुल जाएगी, उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी, घुल जाएगी, जिससे क्या होगा कि हमें शुद्ध धातु कैथोड पर मिल जाएगी। देखते हैं, समझते हैं। अशुद्ध धातु को तो क्या बनाएंगे, एनोड, और शुद्ध धातु की पतली परत को क्या बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे। और क्या लेंगे हम, धातु का लवण विलयन, किसके रूप में, विद्युत अपघट्य। अब इसके अंदर क्या दौड़ाएंगे हम, करंट दौड़ाएंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, और धारा प्रवाहित करने से क्या होगा, एनोड पर अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाएगा। विद्युत अपघट्य में अशुद्ध धातु घुल गई, तो शुद्ध धातु जो होगी वो कहाँ पर इकट्ठी होगी, कैथोड पर। शुद्ध धातु कैथोड पर, बताया था मैंने पहले भी कि कैथोड पर क्यों इकट्ठी होती है, क्योंकि धातु प्लस आयन देती, धन आयन देती, और कैथोड होता नेगेटिव, इसलिए वहां जाती है। फिर जो अविलय अशुद्ध होगी, जो विलय है मतलब डिजोल्व हो जाती है, वो तो विद्युत अपघट्य में डिजोल्व हो गई, घुल गई, लेकिन जो नहीं घुलती है अविलय अशुद्धियां एनोड तली पर क्या हो जाती है, निक्षेपित हो जाती है। एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, और ऐसा होने के बाद उस एनोड को क्या कहेंगे, एनोड पंख कहेंगे, एनोड पंख कहेंगे। ठीक है, इजी चीज़ें समझ में आ गई। अब बात करते हैं संक्षारण की। संक्षारण क्या होता है,
संक्षारण किसे कहते हैं? आपने देखा होगा कि पुरानी कोई कील होती है, उसके ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। चांदी जो होती है वो कुछ टाइम बाद कैसी पड़ जाती है? काली पड़ जाती है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो कॉपर है उसके ऊपर हरी परत चढ़ जाती है टाइम के साथ में। ऐसा क्यों? वही सबके उदाहरण क्या है? संक्षारण है। देख लीजिए, चांदी जो होती है, चांदी वायु में सल्फर के साथ अभिक्रिया करती है। किसके साथ? सल्फर के साथ। और अभिक्रिया करने से क्या होगा? काली परत चढ़ जाएगी। चांदी जो है काली परत, चांदी काली पड़ने का कारण क्या है? संक्षारण है। कॉपर, कॉपर किसके साथ करेगा? वायु में मौजूद आर्द्र CO2 के साथ क्या बनाएगा? हरी परत चढ़ेगी। इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगी? हरी परत। और लोहा आर्द्र वायु क्या करेगा? भूरे रंग की परत चढ़ जाएगी। तो ये सभी जंग लगना जिसे हम कहते हैं वह संक्षारण है। जंग लगना संक्षारण कहलाता है। चांदी पड़ेगी काली, कॉपर होगा हरा और लोहा जो हो जाएगा वो भूरे रंग की परत हो जाएगी। इससे हमारी जो मूल जो धातु है उसको नुकसान पहुंच रहा है ना? तो सुरक्षा करनी पड़ेगी, बचाना पड़ेगा इसको। सुरक्षा कैसे करते हैं? सुरक्षा करने के लिए हम इस पे पेंट कर सकते हैं। हमारे जो लोहे के दरवाजे वगैरह होते हैं उसके ऊपर हम क्या करते हैं? पेंट करते हैं, कलर करते हैं। पेंट करेंगे, ऑयल पेंट ज़्यादातर हम देखते हैं किया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो ख़राब नहीं होता, दिखने में भी सुंदर लगता है और ख़राब भी नहीं होता। तेल और ग्रीस लगाकर गाड़ियों के अंदर आप देखेंगे कि चेन वगैरह पर क्या लगाया जाता है? तेल और ग्रीस। दो रीज़न है, एक तो क्या है कि वो फ्रिक्शन को कम करे, है ना। दूसरा रीज़न जो है वो ये है कि वह उसको खराब होने से भी रोकता है, यानी कि उसको संक्षारित होने से, जंग लगने से भी रोकता है तेल या ग्रीस लगाना। एक होता है यशद लेपन। यशद लेपन। एक होता है क्रोमियम लेपन। इन सभी से हम क्या कर सकते हैं? लोहे पर जंग लगना बचा सकते हैं। एक होता है एनोडीकरण और एक होता है मिश्रातु बनाकर। मिश्रातु बनाकर पेंट लगाना तो समझ में आ गया, तेल और ग्रीस लगाना भी समझ में आ गया। यशद लेपन क्या होता है? यशद लेपन में लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर हम जिंक, जस्ता जो होता है ना, Zn जिंक, उसकी पतली परत चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है? वह खराब नहीं होता है। तो याद रखनी है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। यशद लेपन क्या होता है? यशद लेपन लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए किसकी परत चढ़ाएंगे? उन पर जस्ता, जिंक जिसे कहते हैं, ZnInC, या फिर Zn इसका सिंबल होता है, कि पतली परत चढ़ाते हैं। उसकी पतली सी परत चढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा कि वह खराब नहीं होगा। फिर आता है मिश्रातु। पीछे पढ़ा था, ये पढ़ा था ऊपर, मिश्रातु बनाकर। मिश्रातु क्या चीज़ होती है? मिश्रातु का मतलब होता है दो धातुओं को मिला देना, वो भी कौन सा? समांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जो समांगी है दो धातुओं का, उसे क्या कहेंगे? मिश्रातु कहेंगे। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को
ऐसा मिश्रण जो समांगी है मिश्रातु कहते हैं। एक होता है अमलगम, याद रखना अमलगम किसे कहते हैं। जब भी किसी जब कोई धातु अगर पारा होता है ना किसी में भी, तो उस मिश्र धातु को मिश्रातु को अमलगम कहेंगे। यदि कोई एक धातु किसी मिश्रातु में से, मतलब दो धातु या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण है, उसके अंदर अगर एक धातु क्या हो जाए, पारद हो जाए, मरकरी हो जाए, कोई एक धातु पारद या फिर Hg मरकरी हो, तो क्या कहते हैं उसको, मिश्रातु कहते हैं। मिश्रातु हो तो मिश्रातु को अमलगम कहेंगे, मिश्रातु को अमलगम कहते हैं। कुछ एक डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है, 1-2 नंबर में आ सकती है कि 1 मार्क्स या 2 मार्क्स ऐसी कोई डेफिनेशन आ जाए। एक पॉइंट और याद रखना है कि सीसा और टिन की जो मिश्रातु है उसको सोल्डर कहते हैं। सीसा व टिन की मिश्रातु सोल्डर है, जिसका गलनांक बहुत कम होता है, बहुत जल्दी पिघल जाती है। और इस वजह से क्या होता है कि तारों की वेल्डिंग जो करनी होती है, उनको जोड़ना जो होता है, उसमें ये काम आता है। इसका गलनांक बहुत कम होता है। सोल्डिंग करना जिसे कहते हैं, सोल्डिंग करना, तो सोल्डिंग जो होगी वो सीसा व टिन की मिश्रातु से होगी। इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग से होता है। वेल्डिंग करने में क्या काम आएगी, सीसा व टिन की मिश्रातु काम आती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी लंबा चैप्टर था, लेंदी चैप्टर था, लेकिन फाइनली हमने आज ख़त्म कर दिया है इसको। अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम। तब तक के लिए सभी को बाय। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिनको भी ज़रूरत है, जिनको भी पढ़ना है, उनको ज़रूरतमंदों के उनको ज़्यादा पहुंचाएं जिनको ज़रूरत है। और लाइक और शेयर ज़रूर करें अगर आपको पसंद आया हो तो, है ना। थैंक यू।